तो ये मैं आज जल्दी से रिवीजन करवाऊँगा। ये जिसने पहले से पढ़ रखा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स में देखो दो टाइप के पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो मतलब कि जिसका H जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता है। बाकी एप्रोटिक इस तरीके से होते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जुड़े होते हैं। इसके बाद में अब अगला चलते हैं। अभी मैं पहली बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो दो जगह से जो है अपने जिनके पास दो जगह से वो लोन पेयर अपने डोनेट कर सकते हैं, वो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उसके बाद में अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी पे डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। +M +H +I जो है ये सब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ऊपर कैसे होगा यार ये, तो ऊपर चलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, ठीक है, अगर सेम पीरियड में है। फिर ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम होती है। अब है लिविंग ग्रुप पे जाएंगे तो जो जब बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वो बेकार लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है? पुअर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखें तो I नेगेटिव जो है वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू द ब्रोमीन, और ऐसा करके ये इसकी जो है सीक्वेंस है। बाकी फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में जो रिंग एक्सपेंशन है तो सबसे ज़्यादा जो है छः कार्बन की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, फिर 7। तो जब कार्बोकेटाइन का रिंग एक्सपेंशन होता है तो 5 से 6 बनती है। अब हाँ, एक क्वेश्चन आता है मतलब थ्रियो और ई थ्रियो का काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसको टोस से याद रखना। थ्रियो का मतलब अपोजिट, ई थ्रियो का मतलब सेम, ठीक है? OH जो है अगर अपोजिट साइड में है तो वो थ्रियो है, और सेम साइड में है तो ई थ्रियो। मैं इसमें लिख नहीं सकता तो मैं अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ उसको। बाकी मेजर माइनर फोटो हेलोजिनेशन ये अभी आगे जाके आएगा। एक क्वेश्चन आता है इसमें फोटो हेलोजिनेशन में कि क्लोरीन ज़्यादा सेलेक्टिव होता है या ब्रोमीन ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, तो ब्रोमीन ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, ठीक है? क्योंकि ब्रोमीन का जो डिफरेंस होता है 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का बनाने में वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो सेलेक्टिव होता है। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस बहुत कम है तो ये कम सेलेक्टिव है, ठीक है? ये वाला रिएक्शन होता है, ये वाला फार्मूला होता है और इससे आराम से आप निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार अब इस टाइम में नीट आने वाला है, तो नीट की वजह से बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो अब रिएक्टिविटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी होती है। यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही है। रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी होती है। बाकी जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं ये सब सर ने पुअर लिविंग ग्रुप्स बता रखे हैं। उसके बाद में लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक तरीके से होता है, 4 रिंग से 3 रिंग होता है। यहाँ पे जो है डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिंग एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन का सिर्फ एक वो है एग्जाम्पल, इसको याद रखना, कहीं पे अगर बन सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो ये बना के आराम से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब है स्टार्ट करते हैं असली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को बनाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं? पहले है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब कि एल्कीन एल्काइन से बना सकते हैं। H2Ni PDPT से जो है आप ये एल्केन बना सकते हैं, या फिर एल्काइन से कैसे बना सकते हैं? तो अब देखो एल्काइन इसमें सिन एडिशन होता है, मतलब कि दोनों एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब उसके बाद में रेट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द एल्कीन पे डिपेंड करता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस एट द एल्कीन, ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो नहीं रेट स्लो होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो इन एग्जांपल से क्या पता चल रहा है। यहाँ पे पहले एग्जांपल में है स्टेरिक हिंड्रेंस और एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो ये इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, जहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स हैं। तो देखो कहाँ जुड़ेगा ये,
ये जुड़ता है यहाँ पे। क्यों जुड़ता है यहाँ पे? इसलिए जुड़ता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इस वजह से ये इस साइड जुड़ता है। ठीक है, इसको यार ऊपर करने का कोई तरीका नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे दो होता है, इसमें सीन एडिशन होता है, इसलिए ये सीन एडिशन होता है, इसलिए यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे नहीं जुड़ा। ओके, अब एक चीज़ और है कि जब भी एल्कीन और एल्काइन के बीच में वो एल्कीन और एल्काइंस के बीच में आता है तो पहली वैरायटी एल्काइंस को मिलती है, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन एल्काइंस दिखाता है। अब है एल्काइल हैलाइड से, तो एल्काइल हैलाइड्स जो है, हाँ एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं हम एल्केन को। कैसे? अगर ZnHCl के साथ में रिएक्ट करवा दें तो RH और ZnH2 बन जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये ZnHCl के साथ में ये उड़ा देता है इसको। फिर है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप सबने अच्छे से पढ़ी होगी, यही तो एक रिएक्शन है जो हमें याद रहती है। वुड्स रिएक्शन में Na प्लस डाईईथर के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री या फिर मीथेन है तो उसमें जो है आपका वुड्स रिएक्शन दिखाता है Na डाईईथर के साथ में, और ये RR और 2NX बना देता है। लेकिन अगर 3 डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 3 डिग्री है तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, एल्कीन बना देता है ये। ठीक है, फ्री रेडिकल इसका वो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ये अगले चैप्टर में मैंने करा है कवर। अब है रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ RX जो है, इसकी जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी जितनी कम होगी उतने तेज़ रेट होगा, ये जल्दी टूटेगा तो उतना ज़्यादा रेट होगा ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखो 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री पे ये क्या बनाया? एल्कीन बनाया। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वो है, जैसे कि ये जो है जब ऐसे करके ClCl टूटता है तो ये जो है ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना चाहता, तो इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक बना लेता है और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद में यहाँ से जब ये 2 टूटते हैं तो ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज थोड़ा सा कर लेता है, इसलिए इस तरीके से अरेंज हो जाता है। फिर है BR, ये बीच में से डब्बा काट दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स थे। अब है खोलवेज रिएक्शन में और इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ना एक चीज़ याद रखना कि खोलवेज में जो है RR बनता है और डीकार्बोक्सिलेशन में सिर्फ RH बनता है। ठीक है, उसमें डबल R नहीं बनता। पहला तो डिफरेंस ये है इसके बीच में। इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है खोलवेज रिएक्शन में कि ये चलो ये 3 डिग्री जब होता है तो ये ईस्टर बनाता है। ठीक है भाई साहब, मेरे पास कोई अच्छा वो नहीं है अभी, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ईस्टर बनाता है ये, और ये NaSCO3 बनता है। देखो जब 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर मीथेन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बनता है? खोलवेज रिएक्शन में RR बनता है और साथ में NaSCO3 बनता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 डिग्री है तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है, ईस्टर बन जाता है। ये देख लीजिए ईस्टर की शक्ल। अब है इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि एनोड पे क्या बनता है? एनोड पे बनता है कैथोड। ठीक है, और कैथोड पे क्या बनता है? कैथोड पे बनता है एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सर्च रीजन में पूछ लिया जा सकता है आराम से। उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन बाय द सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप उड़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप उड़ा दे रहा। तो इसमें क्या होता है? NaH और CaOH के साथ में रिएक्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे NaOH और CaOH के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे RH बना देता है, और CO3 जो है इसमें वाइट प्रेसिपिटेट निकल जाता है। ठीक है, रेट जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो कार्बो एनायन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बो एनायन बन रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट कार्बो एनायन बन रहा है। ठीक है, अब है रेट ऑफ द डीके की बात करें तो हम यहाँ पे CCl3COH, ठीक है, CF3COH जो है तुम्हारा, और ये तुम्हारा रेट है इसका। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अब इसको मैं समझा नहीं रहा, इसको ऐसे ही याद रख लेना। और ये अगर ये D आ जाता है तो यहाँ पे देखो D जुड़ जाता है। ये थोड़ा जल्दी कवर करवाना है तो इसलिए। अब देखो रिडक्शन हम और क्या तरीके होते हैं एल्केन को बनाने के? 2 तरीके हमें पता चल गए। एक तरीका क्या पता चल गया? एक तो हमारे अल्काइल हैलाइड के साथ में पता चल गया, एक डीकार्बोक्सिलेशन का तरीका पता चल गया, और एक तुम्हारा एल्कीन एल्काइन से पता चल गया। अब तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या है? रिडक्शन बाय द
रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में रिएक्ट करवा के भी ये क्या करता है, रेड फॉस्फोरस और HI ये सबको उड़ा देता है, ये OH को उड़ा देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को उड़ा देता है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड को उड़ा देता है, ये तुम्हारा ईस्टर को भी उड़ा देता है, ठीक है। और उड़ा के क्या बनाता है यहाँ पे सब में ये एल्केन 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 बना देता है। बस ये याद रखना है यहाँ पे C है तो C का CH3 बना देगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि COH नहीं उड़ाएगा पूरा, ठीक है, RCH3 बनाएगा। यहाँ पे ये C उड़ा देता है, COH पूरा उड़ा देता है डीकार्बोक्सिलेशन पे। अब आगे चलो, इसमें भी ऐसे करके यहाँ से उड़ाता है, एक यहाँ से ऑक्सीजन से उड़ाता है बॉन्ड, और जो है बस बन जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो रेड फॉस्फोरस बहुत खतरनाक रिएजेंट होता है, ये जो है तुम्हारा सारे OH उड़ा दिए इसके, और इसने सीधे सपाट बना दिया बिल्कुल उसको, ठीक है, NHN बना दिया। फिर है डी ग्लूकोज, यहाँ कीटोन ईथर नहीं दिया, चेक इट। अच्छा चलो चलो, अब है क्लेमेंसर रिडक्शन। क्लेमेंसर रिडक्शन, अब देखो क्लेमेंसर रिडक्शन में क्या होता है, ये रिएजेंट होता है ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये रिएजेंट होता है। रिएजेंट का नाम अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है वोल्फ किर्चनर और रिएजेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन कोई सा भी हो सकता है, उसको ये जो है एल्केन बना देता है, उसका कार्बोक्सिल ऑक्सीजन जो होता है वो उड़ा देता है। ऐसे ये वोल्फ किर्चनर में भी होता है, ये भी उड़ा देता है। बस इसका रिएजेंट याद रखना, वोल्फ किर्चनर का रिएजेंट का नाम होता है NH2OH नेगेटिव, और इसका नाम होता है ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये इसका मैंने वो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको कर लेना। मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ यहाँ पे, समझ लेना। अब अगली रिएक्शन, अब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, अब नया तरीका RH बनाने का, एल्केन बनाने का ये तरीका भी ढूंढ रहे हैं ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक तरीका होता है इसमें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि अगर कोई ग्रिग्नार्ड को कोई भी ऐसा प्रोटॉन डोनेटिंग हाइड्रोजन मिल जाए, वो मतलब कोई प्रोटॉन डोनेटिंग कंपाउंड मिल जाए, जैसे कि कोई अल्कोहल हो गया, कोई वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HX हो गया, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह कुछ भी मिल जाए, तो वो जल्दी से H लेके उसके साथ में एल्केन बना देता है, ठीक है, और MgOHX बना देता है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट ये है, ये मैंने सारी रिएक्शंस को एक साथ कैसे कैसे बनेंगी ये लिख दिया है। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, देख लो, ठीक है। फिर है पॉज करके देख लेना वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फोटो हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन की बात करें तो यहाँ पे X2H और X2 हीट, X2H2 और X2, देखो अगर मीथेन जो है एक्सिस में है, या फिर RH जो है एक्सिस में है, और ये Cl जो है ये तुम्हारा एक्सिस में नहीं है, तो ये CCl3Cl बनेगा। और अगर मीथेन जो है अगर Cl2H एक्सिस में है तो CCl4 बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक्सिस में है तो CH3, और अगर ये Cl2H एक्सिस में है तो CCl4 बनेगा। अब इसके बाद में अगला चले, इसमें क्या है कि अगर हाँ, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या बनेगा। देखो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ना यहाँ पे क्या कितने नंबर ऑफ प्राइमरी है हाइड्रोजन है, टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन 9, इसमें 9 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो इसमें 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, ठीक है, और 3 इधर हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वाले 3 है ना, ये 3 हाइड्रोजन जो है और ये 3 हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन एक जैसे हैं, लेकिन ये वाले जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन है ये अलग 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एक जैसे हैं और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये अलग हुए, ये अलग हुए, तो 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 डिग्री है 1 और 2, ठीक है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, तो इससे 3.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे 2, तो ये आएगा 7.6 आएगा। तो ये आ रहा है, और एक है 3 डिग्री, एक 3 डिग्री है,
तो ये इसका 5 आएगा, 1 इंटू 5 करके 5। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 2 डिग्री की वैल्यू आ रही है, 2 डिग्री इंटू 2 इंटू 3.8 करके 7.2 आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो मेजर बनेगा ना वो 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मेजर बनेगा 2 डिग्री। अब अगली रिएक्शन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर कोई भी एल्केन है तो उसको वो आइसो फॉर्म में बना देती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई ऐसी रिएक्शन होती ऐसे करके ऐसे, तो इसको भी ऐसे करके बन जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो यही है इसमें। अब आगे चलते हैं। दूसरी है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में देखो क्या होता है, एरोमेटाइजेशन में ये होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Cl2O या O3, ठीक है, इसके या फिर V2O5 या MEO3, ये सब जो है रिएजेंट के बेसिस रिएजेंट के प्रेजेंस में एल्केन को ये एरोमेटिक में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 का होता तो क्या करता, ये टाउलिन बना देता है, ये CH3 भी जुड़ जाता है एक इसमें बेंजीन में। अगला है कमर्शियल रिएक्शन। कमर्शियल रिएक्शन सीधे याद रख लेना, X और Y, CXHY प्लस X प्लस Y/4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में X प्लस Y/4 होता है और CO2 में X होता है और Y/2H2 होता है। इसको रिएक्शन को ऐसे याद रखो। और अब देखो अगला है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो अगर CH4 को O2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे Cu 523 केल्विन के साथ में और 100 ATM के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अगर ये इसको जो है मीथेन को O2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे या फिर एल्केन को O2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे MO2O3 के प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो यही है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है। CH3 O2 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और KMnO4 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये KMnO4 हीटिंग के प्रेजेंस में बनाता है अल्कोहल। फिर रिएक्शन विद द स्टीम। रिएक्शन विद द स्टीम में क्या है कि अगर कोई एल्केन को वाटर के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं 1273 केल्विन पे निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, CO प्लस 3H2 बनता है। फिर आता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होती है, पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग रिएक्शन कहते हैं इसमें। फिर अगला पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। अब पायरोलाइसिस और क्रैकिंग में 773 केल्विन, ठीक है, 773 केल्विन, ये मैंने गलती से गलत लिया है, 771 केल्विन पे जो है तुम्हारा एल्केन जो है छोटे छोटे उसमें टूट जाता है, एल्केन एल्कीन्स में, और इसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है चीज़, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ द एल्केन्स। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स में क्या होता है, RH जो है COCl3 HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 COCl बोल रहा हूँ, कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में RNO2 बनाता है। देखो मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना। फिर है अगला सल्फोनेशन ऑफ द एल्केन्स। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है कि RH को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो क्या बनता है, इसका सल्फोनेशन हो जाता है, SO3H जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या जुड़ता है, SO3H जुड़ता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम पहुंच चुके हैं एल्कीन के ऊपर, एल्कीन के ऊपर पहुंच चुके हैं अब हम। एल्कीन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसके 2 रिएक्शंस होते हैं। पहला है क्या है, लिंडार्ड रिएक्शन और बर्च रिएक्शन। लिंडार्ड रिएक्शन क्या करता है, इसमें सिस एल्कीन बनता है, सिस एल्कीन बनता है और इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है। इसमें सिस एल्कीन बनता है और इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है। अब इसमें देखो लिंडार्ड रिएक्शन में क्या होता है, H2PD BaSO4 H2PD CaCO3 या फिर H2PD जो होता है तुम्हारा क्या होता है, ये होता है इसका रिएजेंट। तो अच्छे से याद रखना, H2PD भी दे रखा हो सकता है, H2PD CaCO3
3 भी दे रखा हो सकता है, या फिर H2PD BH4 दे रखा हो सकता है। तो ये क्या करते हैं पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये उल्टे सीधे रिएजेंट से डाल देते हैं जो थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, और बच्चा वो वहीं पे, ये मुश्किल वहीं बनती है। रिएक्शंस याद कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन रिएजेंट उल्टा सीधा दे दिया तो काम खराब। अब देखो बर्च रिडक्शन की बात करते हैं। बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि Na लिक्विड अमोनिया या फिर एलाई लिक्विड अमोनिया या NaNH2 के प्रेजेंस में एल्काइन अगर कोई होता है तो उसको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। एल्काइन टू एल्कीन बनाता है, जो कि ट्रांस बनाता है, बर्च में ट्रांस बनाता है और लिंडार में सिस बनाता है। ठीक है, Na प्लस लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अगली रिएक्शन है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कोई हैलोजिनेशन जो है उसका एंटी एलिमिनेशन होता है। मतलब एक एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब कि X जो एक यहाँ से कटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे, और ये एल्कीन बना देता है, एल्कीन बना देता है। यहाँ पे देखो ये कुछ रिएजेंट्स दे रखे हैं इसके, क्या है, अल्कोहलिक KOH या फिर इथाइल O नेगेटिव, ये इथाइल OH हो गया, या फिर ये होते हैं। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे कि ये जो है 3 डिग्री इथाइल OH जो है ये, इसमें ये जो है ना, ये जो है ये बल्कि बेस है। जब ये होते हैं ना तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। मतलब कि जो एल्कीन होगा, जैसे यहाँ पे ये बीच में जुड़ा हुआ है तो ये स्टेबल एल्कीन बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इस अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे बनता है एल्कीन। ठीक है, तो ऐसे अगर बल्कि बेस आते हैं तो ये प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, इधर की साइड में मेजर बनता। बाकी ये एंटी एलिमिनेशन बनाता है, मैंने बताया था आपको, एंटी एलिमिनेशन बनाता है। मतलब कि X यहाँ एक X जो है जहाँ से जुड़ता है उसका जो हाइड्रोजन निकलता है, जुड़ता कह रहा हूँ मैं, X जो निकलता है उसके अपोजिट, दूसरे का बीटा कार्बन के अपोजिट साइड से हाइड्रोजन निकलता है। फिर है ये E2 रिएक्शन होता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये, और ये बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। और इसके जो रिएक्टिविटी है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICl Br और F तो देता नहीं है। ठीक है, तो ICl Br में जो इसकी वो होती है लीविंग प्रॉपर्टी के बेस पे होता है। जैसे हमने पहले बताया था ना मैंने कि लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, तो I नेगेटिव ज़्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से ICl Br। अब है तुम्हारा दूसरा, अब है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो क्या करेगा, वो एलिमिनेशन दिखाएगा। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अल्कोहलिक अल्कोहल नहीं है, एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल को हीट करेंगे। एसिड के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल को हम हीट करते हैं तो क्या दिखाएगा, अरे ये किधर चला गया इसका, हाँ, तो अगर हम इसको हीट करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या दिखाएगा ये, तो ये रीअरेंजमेंट दिखाता है ये, और मेजर एल्कीन ऐसी बनती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, POCl3। ठीक है, अभी इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली आगे जाके बताएंगे। अब है ये, अब देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन वाला वो चीज़ लग रही है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जा रहा है। तो इसको डिटेल में पढ़ना है तो देखो डिटेल लेक्चर में ही पढ़ने को मिलेगा ये, लेकिन ऐसा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखो ऐसा होता है, जब ये टूटता है, OH निकलता है तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन में रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। तो ये फिर ऐसे करके जुड़ जाती है, और ये ऐसे जुड़ने के बाद में ये तुम्हारा कुछ ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल हो, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें जो है जो P2O5 होती है, P2O5 होती है जो हीट के प्रेजेंस में जो है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा,
तो ये सीधे मेजर जो है ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट, पहले रीअरेंजमेंट करोगे, उसके बाद में जो स्टेबल एल्कीन होगी वो बनेगी। अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे स्टेबल एल्कीन देखी जाती है। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई एथेनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करते हैं तो यहाँ पे जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। OH निकलेगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो एक जब हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा तो वो इस तरीके से निकल जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि ये लास्ट में बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन पहले चीज़ है, एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन किया जा सकता है एल्कीन का H2NiPD के प्रेजेंस में जो है क्या बनता है, ये एल्केन बन जाता है। सवाइटर सैंडर रिएक्शन इसको बोलते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था। हमने ये एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा था हमने अभी पीछे, ठीक है। इसका रिएक्शन का नाम क्या है, सवाइटर सैंडर रिएक्शन। अब देखो, अब है जो है कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हो रही होती है ना, तो उसमें दो टाइप के कार्बोकैटाइन बनते हैं। एक बनते हैं जिसमें कार्बोकैटाइन जो होता है वो जैसे कि H+ हो गया, R+ हो गया, CH3+ हो गया, NO2+ हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन होते हैं वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल डोंट कंटेन द लोन पेयर, यहाँ पे मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इनके पास लोन पेयर नहीं होता। लेकिन जैसे कि ये X हो गया, OH नेगेटिव हो गया, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, X के पास लोन पेयर होते हैं, NO के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर होते हैं इनके पास। और इनको क्या कहते हैं, ये क्लासिकल कार्बोकैटाइन बोलते हैं। और इसमें जो है इंटरमीडिएट जो है C पॉजिटिव बनता है, और इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है दूसरे वाले में बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनता है, ठीक है। और इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो बस यही है, ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की है। अब ये है एग्जांपल्स हैं इन दोनों के, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन का एग्जांपल क्या है, ये है, ये सारे जितने हैं। देखो इसमें क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन में HX हो गया, XX हो गया, और XOH हो गया, NO, मतलब कि ये जो है ना, ये H पॉजिटिव नहीं बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन H पॉजिटिव जो है क्लासिकल कार्बोकैटाइन होता है। X पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, I पॉजिटिव, ये सब जो है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन होते हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया आपको क्लासिकल कार्बोकैटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं तो ये जो एल्कीन्स होती हैं, अगर हम इसको HX के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है HX क्या बनाएगा, क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, HX क्या बनाएगा, क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाएगा, ठीक है। अब HX क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाएगा तो फिर इसका कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट करवाता है। अब क्लासिकल कार्बोकैटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो है यहाँ पे जुड़ेगा। अब यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल्स लग रहा है। लेकिन कभी भी ना जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट कर लो अगर हो सकता है तो, क्योंकि डायरेक्ट मार्कोनिकोव्स रूल्स लगाओगे तो कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट जो है ये चीज़ का ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में। तो बस ये हाइड्रोहेलोजिनेशन जो हो रहा होता है, ये हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हेलोजन जुड़ रहा होता है, तो इसमें जो है क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनता है। और ये रिएक्शन जो होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि हेलोजिनेशन है X2 का, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनेगा, X नेगेटिव बनेगा एक, और एक X पॉजिटिव बनेगा। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बन रहा है यहाँ पे। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या होगा, ये अटैक करेगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें एंटी एडिशन होता है, ठीक है, इसमें एंटी एडिशन होता है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। और ये जो जुड़ता है ये
उसी हिसाब से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों एक्स एक्स जुड़ रहे हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएंगे ये। अभी तो देखो, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मैं डिटेल में पढ़ाता तो मेरे को थोड़ा सा इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब है HBr, HBr प्लस पेरोक्साइड। HBr प्लस पेरोक्साइड में क्या होता है, अगर देखो एल्कीन रिएक्ट कर रही है, HBr है और एल्कीन रिएक्ट कर रही है और उसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, तो क्या होता है कि ये जो है, अगर नॉर्मल HBr होता ना तो इसमें जो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाता और ये वही वाली जो है रिएक्शन जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था HCl वगैरह के लिए, तो वो नॉर्मल वैसे रिएक्शन होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल्स फॉलो करता है, मतलब कि ये Br एसिसाइड में जाके जुड़ता है जहाँ पे H2 ज़्यादा होते हैं। ये इसके मतलब जो होता है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल का, और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो ये है इसका कारण। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब HBr अकेला हो तो Br जो है यहाँ पे जुड़ेगा, और अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो Br यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो ये रीअरेंजमेंट होता, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता। ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये ध्यान से कर लेना, मैंने सारी एक साथ लिख रखी हैं। अब आगे चलो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में जो है एल्कीन का हाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें याद रखना है आपको कि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, या फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, रीअरेंजमेंट को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। मार्कोनिकोव रूल जो है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता वहाँ पे सीधे लगा सकते हो, बाकी रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा चेक करो। फिर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये OH है ना, ये H2 से आ रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट के, और ये जो H है ये एसिड से आ रहा है, स्टीरियो पॉजिटिव से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगले OMDM में क्या होता है, HgOAC ट्वाइस और NaBH4OH होता है। इसमें ध्यान रखना है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो NaBH4 फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है तुमको कि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होता है, और यहाँ पे जो OH है ये सॉल्वेंट से आ रहा है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, तुम्हारा वाटर ही हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, और जो यहाँ पे H आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे HBO, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है तुम्हारी, इसमें पहले तो रिएजेंट के नाम याद रखना, सबसे मेन काम तो रिएजेंट के नाम याद रखना ही होता है। BH3 THF H2O और OH। यहाँ पे सॉल्वेंट जो यहाँ पे जो OH आता है यहाँ पे H2O2 से आता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो आता है यहाँ पे BH3 से आता है। यहाँ पे सीन एडिशन होता है, मतलब दोनों एक साइड लगते हैं, और एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। यहाँ पे OH जो है इधर की साइड लगता है, जबकि ऊपर वालों में जो था OH उधर की साइड लगता था। और जैसे कि चलो मैं ये चीज़ आगे समझाऊंगा। और ये एडिशन ऑफ H2O होता है, यहाँ पे वाटर ही जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे। यहाँ मेन क्या था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन था, तो यही है। अब आगे करते हैं, ये तो हो गया। अब मैंने ये सारी रिएक्शंस लिख रखी हैं एक साथ। अगर HBr होगा तो कहाँ पे जुड़ेगा, ये सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। HBr होगा तो कहाँ जुड़ जाएगा, अगर HBr होता है तो ये सीधे जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा Br। ठीक है, और इसमें क्या कहाँ जुड़ेगा, इसमें ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, और इसमें कहाँ जुड़ेगा, इसमें कहाँ जुड़ सकता है, ये HCl है तो इसमें भी वही जुड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कृपया करके अभी इतनी प्रायोरिटी ना दें। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस देखो, ओजोनोलाइसिस दो टाइप की होती हैं। एक तो अगर ये O3Zn हो गया, H2O हो गया और O3 डाईमिथाइल सल्फ़र हो गया, ठीक है, इनके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होती है, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी और कीटोन पे तो होती है, अगर कीटोन पे होती है तो उससे आगे तो नहीं हो पाती इतने आराम से रिएक्शंस, लेकिन एल्डिहाइड पे रुक जाती है। मेन चीज़ ये है यहाँ पे रिएक्शन। लेकिन अगर Zn नहीं है यहाँ पे और सिर्फ H2 है और O3 है, या O3H2O2 है, या फिर हॉट केमिनोफोर है, या फिर केमिनोफोर इन द एसिड है, तो क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है कीटोन तो वहीं पे रुक जाता है, कीटोन वहीं पे रुक जाता है, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, एक चीज़ का और ध्यान रखना, तो देखो अगर एल्काइन होता है तो भी इसमें इस तरीके की रिएक्शन होती है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एल्काइन होता है तो भी इसमें इस तरीके की रिएक्शन होती है। लेकिन हाँ, अगर देखो फॉर्माइल बन रहा होता है ना, फॉर्माइल बन रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका फॉर्माइल ये बन रहा है, फॉर्माइल नहीं, सॉरी, ये फॉर्माइल नहीं बन रहा है, इसमें फॉर्माइल बनेगा। जब ऐसे कटेगा ना तो यहाँ पे फॉर्माइल बनेगा। तो फॉर्माइल जब बनेगा, फॉर्माइल क्या होता है, ये होता है फॉर्माइल। तो ये जो है ना, ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सब जो है एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम एल्काइंस को बना सकते हैं। तो पहला मेथड है कार्बाइड। CaC2 के को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा और CaOH2 बन जाएगा, ठीक है। Mg2C3 4H2O के साथ में, वाटर के साथ में Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड के प्रेजेंस में भी बन जाती है रिएक्शन। तो MgOH2 निकल जाता है, CaOH2 निकल जाता है और ये इसमें जो C3 है तो तीन में एक एल्काइन बन जाएगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब है ये रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट, और इसमें होता है आपका, क्या होता है इसमें होता है आपका E2 रिएक्शन, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि हाइड्रो का मतलब होता है H, हाइड्रोजन। देखो एक चीज़ और कंफ्यूज मत होना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर निकालना और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से निकालना। नाम बड़ा है लेकिन मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है। मेरे को कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें से निकाल लेंगे, और ये अपोजिट साइड से एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं इसका, तो अपोजिट साइड से निकालेंगे, तो X यहाँ से निकालेंगे और H यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में हीट करेंगे और NaOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तब यहाँ पे एल्कीकाइन बनता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहले KOH रिएक्ट करेगा, ये निकालेगा एक एक साइड से, उसके बाद में ये भी निकाल देगा, NaNH2 रिएक्ट करके ये भी निकाल देगा, ठीक है। ये ऐसे करके रिएक्शन है। अगर pH है इधर की साइड में तो ये तुम्हारा ऐसे करके निकाल देगा। अब है डिहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जो है ये सारे Br उड़ा देता है और अल्काइन बना देता है। ये भी E2 रिएक्शन है और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन देखें, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन देखो, ये जब भी एसिडिक बेसिक रिएक्शंस होती हैं ना, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, लेकिन ये दो जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मेरे को नहीं पता यार, ये दिख रहे, तुम्हें देखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, इसको इधर को कर देता हूँ, मगर ये इधर ही दिखा रहा है, माफ़ करना भाई। देखो अगर नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा ये जो H2O है और H2CO3 है, ठीक है। H2 और H2CO3 है, ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये सब जो है ये है वीक एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये Na जुड़ जाएगा H हटा के यहाँ पे, और इसके साथ में जो है
N में जुड़ जाएगा और H2 निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा और मतलब कि H2 निकल जाएगा। इसमें हाफ H2 है ना, इसमें एक H2 निकल रहा है, एक H का H2 बन रहा है। तो बस ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते भाई, टाइम की कमी है। अब देखो, अगर कोई एल्काइन है तो वो किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। एल्काइन से हम एल्केन बना सकते हैं, H2Ni या पीटी के प्रेजेंस में, H2Ni के प्रेजेंस में हम इसको एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन को, ठीक है। या फिर H2PDBSO4 के प्रेजेंस में इस बन जाएगा, ये बर्स रिडक्शन ट्रांस बना देगा, अभी बताया है। HBr के प्रेजेंस में ये मार्कोनिकोव रूल्स और रीअरेंजमेंट HBr करेगा, मतलब HBr के साथ में भी ये रिएक्ट कर जाता है और ये BR बन जाता है। BrCl2 में मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट होगा और इसमें मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट होगा, ये ध्यान रखना। MWR जो लिखा है मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट है ये, और ये तुम्हारा एंटी मार्कोनिकोव रूल्स विदाउट रीअरेंजमेंट हो गया, ये तुम्हारा इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये वही रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो है OH नहीं जुड़ रहा है, इसमें जो है और ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, वो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, तो उसका वो और ऑक्सीडेशन कर देगा, तो फिर ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं इसको। ये ध्यान रखना, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट है, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट है और इसमें विद रीअरेंजमेंट है। अब पढ़ते हैं टेस्ट फॉर एल्काइन। देखो यार, ये मैंने ये इसमें सारे वो लिखे हुए हैं एक साथ, सिन मार्कोनिकोव विदाउट रिएजेंट, एंटी मार्कोनिकोव विदाउट रिएजेंट, HCl मार्कोनिकोव विदाउट रिएजेंट, HCl R2O2 HNu Br2Cl2, ये जो है जितने मैंने रिएक्शंस करी हैं अभी, वो सारे रिएक्शंस के क्या क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो एक बार मैं इसको वो कर देता हूँ, आराम से इसको देख लेना, देख लेना। अब है टेस्ट फॉर द एल्काइन, टेस्ट फॉर द एल्काइन, एल्काइन पे टेस्ट फॉर द एल्काइन। तो देखो, अगर हमको टेस्ट करना है कि एल्काइन है कि नहीं है, तो कैसे टेस्ट करेंगे हम करेंगे, देखो, टर्मिनल एल्काइन लेके, एक टर्मिनल एल्काइन होगी, सॉरी मेरा थोड़ा सा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, इस वजह से स्लो रखा है। देखो, टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट करती है AgNO3 के साथ में, NH4 के साथ में, और ये यहाँ पे सिल्वर एल्काइलिडीन आयन बनाते हैं और वाइट PPT ये बनती है, और SeCO2 Cl2 के साथ में NH4OH के साथ में ब्रिक रेड बनाता है ये, लेकिन टर्मिनल एल्काइन बनाती है। नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब कि अगर एल्काइन में जो है जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पॉइंट में नहीं है, सबसे बाहर की साइड में नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। अब है मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को कैसे बनाएं, यही तो दिक्कत है, एरोमेटिक को कैसे बनाएं, ठीक है, बनाते हैं, एरोमेटिक को भी बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो है, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्काइन है, ठीक है, और रेड हॉट ट्यूब है, Fe ट्यूब है, रेड हॉट आयरन ट्यूब है, तो ये क्या करती है, ये एल्काइन को एरोमेटिक बना देती है। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ पे दो तो एल्काइन ग्रुप है, सॉरी एल्काइन ग्रुप है, दो एल्काइन ग्रुप है, और एक जो है ये 3 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का जुड़ेगा और ये 3 कार्बन का, ये जो है और ये जो है, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 तो इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए, ठीक है, 2 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, तो ये बेंजीन तो इससे बन जाएगा, और बचा ये CH3, तो CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसे करके अगर यहाँ पे हमारे पास 3 एल्काइंस हैं और इस तरीके से हैं, तो ये हमारे 3 ये बन जाएंगे, इसको क्या कहते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है बेंजीन बनाने का, 6 या उससे ज़्यादा अगर हमारे पास कोई एल्केन है और उसमें 6 या उससे ज़्यादा का कोई एल्केन है, स्ट्रेट चेन है, तो ये CrO2 V2O5 M2O3 L2 O3 773 केल्विन 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये बना देता है, हमारा क्या बना देता है,
ये बना देता है हमारा बेंजीन। या फिर अगर सात, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पे, तो ये तो बेंजीन ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 है, तो यहाँ पे यह क्या बन रहा है, यहाँ पे टाउलिन बन रहा है। और इससे ज़्यादा होंगे तो ये ऐसे करके 2 बन जाएंगे। मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे ऐसे 2 बन जाएंगे। कैसे? ऐसे। अगर यहाँ पे जैसे 8 है तो यहाँ पे ये या फिर ये बन सकते हैं इसके। ओके, अब अगला चलते हैं। अगर हम अल्कोहल को जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो भी यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ में CO के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे COH के साथ में CH3 के साथ में यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे SO3H है, उसको वार्म वाटर में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन बन रहा है। और यहाँ पे H3PO2, और ये डाइजोनियम सॉल्ट है। क्या है डाइजोनियम सॉल्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट अगर दे रखा है तो यहाँ पे H3PO2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन और H3PO3 बनता है। ठीक है। और इथाइल OH मतलब कि इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये भी बेंजीन प्लस एक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये गामा एक्सीन है, यहाँ पे गामा एक्सीन है ये। ठीक है। इसको गामा एक्सीन कहते हैं, पहले तो इसका नाम याद रखो, गामा एक्सीन होता है ये। उसके बाद में गामा एक्सीन को हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, इसका जिंक डस्ट बनाता है। फिर है आगे चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ 33 मिनट हो चुके हैं वीडियो को और 12 मिनट का पहले। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। HBr नहीं देते। देखो इसमें HBr ये क्यों नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देंगे, ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है उससे इसका डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा, इसके डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उससे एरोमेटिसिटी इसकी ख़राब हो जाएगी। अगर ये यहाँ तोड़ के और ये एक बॉन्ड और यहाँ पे जो है एक तो H है और ये मान लो यहाँ पे Br जोड़ लेते हैं तो इसकी तो एरोमेटिसिटी उड़ गई। तो इस वजह से ये EAR नहीं देते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें होती है ना कि EAR नहीं देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, कौन नहीं देता, ये नहीं देता, ये असल से रीजन में बहुत आती हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन जो होता है ये कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करता है और ये बनाता है। ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है, देख लेना। ये बेंजीन X2 के प्रेजेंस में AlX3 के प्रेजेंस में जो है हेलोजनेशन बनाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बेंजीन जो है ये क्या नाम है, सल्फोनेशन, मतलब कि SO3H जुड़ता है और ये एनहाइड्राइड AlCl3 LaX3 के प्रेजेंस में RX को जो है यहाँ पे जोड़ देता है। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो रीअरेंजमेंट कर देना बेटा। अब है इसमें एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो ये क्या करता है, ये एसाइल ग्रुप को जोड़ देता है जाके। X इसमें से X उड़ा देना। हमें क्या बनाना है, हम यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन होती है ये तो बताया नहीं हमने। देखो ये रिएक्शन का नाम होता है, यहाँ पे क्या बनता है पता है, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव बनता है, NO2 पॉजिटिव बनता है, यहाँ पे X पॉजिटिव बनता है। तो ये क्या है, ये है आपके, इनको क्या चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनको क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं ये। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हमारा ये एसाइलेशन हो गया और ये तुम्हारा COH2, ये गेटरमान कोच रिएक्शन होता है। COHCl के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बना देता है, यहाँ पे जोड़ देता है। ठीक है। सब पैरा बनेंगे, यहाँ पे सब पैरा बनेंगे। अगर देखो हाँ, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये रिएक्शन कौन सी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक, एक सेकेंड ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो यार ये फिर ऊपर हो गया, एक तो ये बड़ी समस्या है। तो देखो अगर यहाँ पे जैसे OCH3 ग्रुप जुड़ा है, ये इसका क्या होता है, प्लस M इफेक्ट होता है।
ये क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जो है आना और चाहेगा, लेकिन कहाँ पे बढ़ाएगा, एक तो ये ऑर्थो पे बढ़ाता है और ये पैरा पे बढ़ाता है। ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है लेकिन मेटा पे नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो जो है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ता है, जिसमें कि पैरा जो होता है मेजर होते हैं, यहाँ पे भी पैरा मेजर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर NO2 है, ठीक है, अगर NO2 है यहाँ पे, अगर NO2 है और RX एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि NO2 जो होता है ये -M होता है, ये -M होता है। -M क्या करेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम कर देगा, किस पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर हमसे पूछा जाए ना कि रिएक्शन कौन ज़्यादा दिखाएगा अगर NO2 के साथ में है, तो मेटा वाला ज़्यादा दिखाता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द ऑर्थो और पैरा। ये तो दिखाएंगे नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये दिखा NO2 हो या फिर NH2 हो या फिर ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, अगर ये जुड़े हुए होते हैं तो ये नहीं दिखाते हैं। फिर डक्राफ एसाइलेशन हो गया, ये सब रिएक्शन कोई सी नहीं दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने नहीं देंगे ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि वो वहाँ से पहले ही ऑर्थो और पैरा से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं वहाँ की। अब देखो ये मैंने कुछ लिख रखे हैं ये एक साथ में, ठीक है, कर लेना। अब अगला चैप्टर करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। देखो ये मेरा पहली बार बना रहा हूँ और दिक्कत यहाँ पे क्या आई है कि इसमें ना बार बार इसको खोलना पड़ रहा है वीडियो लिखने के लिए कुछ भी। अगर कोई ऐसा वो हो ऐप जिससे कि मैं पढ़ाते हुए ही मैं इसको मूव भी कर पाऊँ, लिख भी पाऊँ, तो बताना, जैसे 2 फिंगर से मूव हो जाए और 1 फिंगर से ये इसको चला दें, तो ऐसा कोई ऐप है, ठीक है। फिर अगली वीडियो में हेलो एल्केन्स मिलेगा।